रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ वाले क्लास में, याद है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में क्या क्या बात किए थे? बोला था ये डीएनए है, ये डीएनए है, 5 प्राइम इन 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो अब आपका डीएनए पूरी तरह से आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए क्या है, पता है? आपको बताया गया था इस केस में कि डीएनए से जो डीएनए बनता है प्रोसेस क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, जो आज पढ़ेंगे। लेकिन डीएनए से क्या बना था? आरएनए। तो आपको आरएनए पता है, ये भी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। आरएनए 3 तरह का है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। इवन मैच्योरेशन ऑफ आरएनए भी मैंने पढ़ा दिया आपको कि कैसे आरएनए मैच्योर करता है, ये भी पढ़ लिया। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब आरएनए बना तो आरएनए से अब क्या बनेगा? अगला प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। नहीं तो प्रोटीन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हुए हैं प्रोटीन? 11th क्लास में। प्रोटीन कब पढ़ना था? 11th क्लास के बायोमोलिक्यूल्स में। नहीं तो प्रोटीन उसी समय पढ़ना था, तो ये पढ़ा हुआ है। तो ये आपका पढ़ा हुआ है डीएनए, आरएनए आपका पढ़ा हुआ है, प्रोटीन पढ़ा हुआ है। और अब हम लोग आ रहे हैं प्रोसेस पे। पहला प्रोसेस क्या देखने जा रहे हैं? रेप्लिकेशन। तो आपको अच्छे से पता है रेप्लिकेशन में होता क्या है? डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। नहीं तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ना, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और कह सकते हैं आप कि अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस and occurs in all living organism। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सब में क्या होना है? डीएनए से डीएनए बनना है। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है, सर डीएनए से डीएनए बनेगा कहाँ? नहीं, इस बात को अगर समझना है कि डीएनए से डीएनए बनेगा कहाँ, तो आप ऐसे समझिए, ये है सेल साइकिल, 11th क्लास का चीज़। ये एम फेज होता है, इधर होता है G1 फेज, इधर होता है S फेज, इधर होता है G2 फेज। और आपको पता है S फेज में क्या होता है? डीएनए टू डीएनए बनता है। कहाँ बनेगा? तो रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो आप लिख सकते हो रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। लिख दूं, रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के एस फेज में क्या होना है? डीएनए से डीएनए बनना है, बोले तो रेप्लिकेशन होना है। डीएनए से डीएनए मतलब रेप्लिकेशन की ये बात कर रहे हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले किसने बताया? तो जो डीएनए बताए थे। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया है? तो आप यहाँ लिख सकते हो, डीएनए रेप्लिकेशन proposed by वाटसन एंड क्रिक। डीएनए पे ढेर सारा काम इन्होंने ही किया, यही दोनों मिलके किए। इवन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी यही लोग दिए थे, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। नहीं तो वाटसन एंड क्रिक। नहीं तो ये डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है?
तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। कैसा नेचर का होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव? तो डीएनए रेप्लिकेशन जब भी पूछे, बाद में आ जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा? ये होता है कैसा नेचर का? तो आप लिख सकते हो सेमी कंजर्वेटिव का। क्वेश्चन ये है कि सर क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव? तो इसमें दो टर्म है, अगर गौर कीजिए तो एक टर्म क्या है? सेमी, और दूसरा टर्म क्या है? कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा, आधा कंजर्व रहेगा। क्या मतलब? जैसे अगर डीएनए का स्टैंड ये है, पुराने वाले डीएनए का स्टैंड ये है, एक साइड 5 प्राइम इधर, 3 प्राइम इधर, 3 प्राइम इधर, 5 प्राइम। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन होना रहेगा तो स्टैंड सेपरेट करेगा। ये दोनों पुराना स्टैंड, पुराने स्टैंड पे क्या होगा? नया स्टैंड का सिंथेसिस। तो इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी होगा इसी तरह से, 5 प्राइम यहाँ 3 प्राइम और यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और जैसे ये बना, एक डीएनए से दो डीएनए बना, तो नया वाला जो डीएनए है इसमें पुराना वाला एक स्टैंड और एक स्टैंड नया वाला। इसीलिए सेमी मतलब क्या होता है? आधा, आधा। तो यहाँ पे क्या है? आधा है, पुराना वाला स्टैंड है। जो पुराना वाला स्टैंड है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। अगर हमारे पास हो सांचा तो बना लेंगे ढांचा, नहीं बना लेंगे? मतलब आप आइस गोला खाए हो कभी? तो देखना है, एगो ग्लास लेता है छोटा सा, उसमें क्या करते हैं? बर्फ का टुकड़ा चुड़ चुड़ के घस घस के डाल दिया और एगो लकड़ी डाल के दाब दिया। तो जो ग्लास है वो है सांचा, और उसके अंदर डाल के जो बनाया ग्लास के आकार का वो है ढांचा। नहीं, तो सेम चीज़ यहाँ है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर यहाँ एडेनिन तो यहाँ थायमिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन, थायमिन एडेनिन। तो स्टैंड सेपरेट हुआ तो इधर 5 प्राइम तो यहाँ एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। इधर वाले में क्या आएगा? थायमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, गुआनिन है, एडेनिन है। और इसी के ऊपर क्या बन गया? नया स्टैंड। अब इधर एडेनिन है तब ना आपको पता चलेगा कि यहाँ थायमिन जोड़ना है, यहाँ गुआनिन है तब तो पता चल रहा है साइटोसिन जोड़ना है। तो जब तक यहाँ अगर मान लो साइटोसिन की जगह एडेनिन रहता तो थायमिन जोड़ते, लेकिन साइटोसिन है सांचा, तो बना रहे हम लोग ढांचा, बना दिए। इधर भी है सांचा, तो बना देंगे क्या? ढांचा बना के रख देंगे। इसका ढांचा इस तरह से यहाँ पे बन गया। और ये जो ढांचा बन के आया, अगर आप गौर कीजिए तो दोनों ढांचा 100% आइडेंटिकल है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 80, यहाँ भी क्या है? 80, GC, GC, CG, 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 TA, TA, 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। मतलब ये डीएनए और ये डीएनए, दोनों डीएनए 100% आइडेंटिकल है। दैट मीन्स कि डीएनए रेप्लिकेशन से जो डीएनए बनता है वो दोनों डीएनए एक दूसरे का आइडेंटिकल कॉपी बना, जीरोक्स कॉपी बना, कार्बन कॉपी बना, इवन क्लोन बना। क्या बोल सकते हैं? क्लोन हुआ। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन से जो भी डीएनए बनता है आप कह सकते हो कि वो कैसा बनता है? क्लोन की वो बात करता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये बात बतलाया किसने? कैसे पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव ही काहे नहीं हो गया? अगर कंजर्वेटिव होता, अगर मान लो कि कंजर्वेटिव होता तो इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता, दोनों पुराना स्टैंड एक साथ चला जाता और दोनों नया स्टैंड एक साथ आ जाता। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या बोलते? कंजर्वेटिव।
क्या बोलते, कंजर्वेटिव टाइप का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव नेचर का नहीं है। कैसा नेचर का है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब क्या है कि मैं आपको बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, नहीं तो आप मान भी लोगे कि सर बोले हैं मान लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग बोलेगा प्रूफ दो, प्रूफ दीजिए, बिना प्रूफ का तो मानेंगे नहीं। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, उसके लिए सबसे पहले प्रपोज किए थे वाटसन एंड क्रिक, बतलाए थे वाटसन एंड क्रिक कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो आप कह सकते हैं कि वाटसन एंड क्रिक हाइपोथेसाइज किए थे क्या, कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, लेकिन प्रूफ किए हैं मेसल्सन एंड स्टॉल। बतलाने का काम कौन किए हैं, तो 1958 में वाटसन एंड क्रिक कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा नेचर का है, सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन इस बात को प्रूफ किसने किया, तो मेसल्सन एंड स्टॉल। तो हम लोग उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। किसने प्रूफ किया, तो मेसल्सन एंड स्टॉल। तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट पढ़ना है मेसल्सन का और दूसरा स्टॉल का। मेसल्सन एंड स्टॉल इन्होंने ही क्या किया, प्रूफ किया था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। 1957 और कुछ बुक लिखता 58, तो आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, अगर 58 लिखा तो 58 याद रखिएगा, 57 दिया है तो 57 याद रखिएगा, है ना, क्या कि दोनों दिखा। हायर बुक से लिखता हूँ तो कुछ और, एनसीईआरटी में कुछ और, तो जब पढ़िएगा तो 57 या 58 दिया होगा, तो जो दिया है वही याद रखना है, क्योंकि मेडिकल एग्ज़ाम आपका वही मान के चलेगा जो एनसीईआरटी में है। तो मेसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए आपको दो बात का पहले से आइडिया होना चाहिए, तभी जाके ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आएगा। अब वो दो बात क्या है, पहला सेंट्रीफ्यूज मशीन का आइडिया होना चाहिए और दूसरा टिश्यू कल्चर का आइडिया होना चाहिए। तो आइए सेंट्रीफ्यूज मशीन का अलग से आइडिया लेते हैं, टिश्यू कल्चर का आइडिया लेंगे और तब जाके ये इनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए और क्या क्या किए। क्लियर। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन को समझना है तो उससे पहले एक चीज़ और समझिए। जैसे एक ठो रस्सी या धागा ले लो और इसमें हम लोग बचपन में गिट्टी बांध लेते थे, नहीं, और गोल गोल घुमाते थे। अगर इसको गोल गोल घुमाइएगा तो ये गोल गोल घूमता था कि नहीं घूमता था, घूमता था। तो पापा मम्मी दादा बड़े पापा ये सब डांटते थे, कपार कान फोड़ेगा नहीं, गोल गोल घुमाइए, तो उसमें डांटते बहुत थे। तो ये गोल गोल घूम रहा है तो इसमें कुछ फिजिक्स अप्लाई हो रहा होगा, दो तरह का फोर्स काम करेगा। कौन कौन सा फोर्स, बाहर की ओर कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो ये गोल गोल घूम रहा था। कोई भी चीज़ को गोल गोल घुमाइएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पिटल अगर एक ही जगह पे घूम रहा है तो काम करे। अगर मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा बड़ा हो जाए इससे, तो ये रस्सी टूट जाएगा। याद आया, टूट जाता था, ज़्यादा कस कस के घुमा टूट जाएगा। और अगर अंदर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए, बाहर वाला कम, तो मालूम चलेगा वो पत्थर आके आप ही को लग जाएगा। तो गोल गोल घुमाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूज मशीन, वैसा मशीन जो गोल गोल घुमाने का काम करेगा। तो पक्का है, तो पक्का है उसमें क्या मौजूद होगा, मोटर लगा होगा। यही मोटर है जो गोल गोल घुमाएगा। मोटर से जुड़ा हुआ टी शेप का शाफ्ट होता है, इसको शाफ्ट बोल देते हैं। और इसको ये फ्लेक्सिबल होता है, ये एंड जो है ना मूवेबल होता है,
फ्लेक्सिबल एंड होता है, इसी से जुड़ा रहता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या नाम है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। जैसे पेन होल्डर होता है ना, पेन होल्डर में हम लोग क्या करते हैं, पेन को डाल के छोड़ दीजिए, ऐसे पेन को हमेशा ऐसे ही रखेगा। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर वही है, डाल के छोड़ दीजिए, पैकेट बना हुआ है, डाल के छोड़ दीजिए, ठीक, टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब गोल गोल घुमाएंगे तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए इसको कवर कर दिया जाता है डब्बा में, बाहर से कुछ ना निकल जाए तो पैक भी कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब गोल गोल घूम रहा है तो कितना बार गोल गोल घुमाना है भाई? जैसे ये पंखा घूम रहा है गोल गोल, तो ये 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है? अगर मान लीजिए 200 बार घूम रहा है तो इसको बोलेंगे RPM 200 है इसका। अगर ये 1000 बार घूम रहा है तो क्या बोलेंगे? रोटेशन पर मिनट 1000। तो RPM मतलब कितना बार घुमाना है, उसका कंट्रोलर यहाँ लगा होता है, जिसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट। क्या बोलेंगे? रोटेशन पर मिनट, RPM। कितने देर के लिए घुमाना है तो उसमें लगा रहता है टाइमर। आजकल लेटेस्ट जो आता है उसमें ये भी लगा होता है कितने टेम्परेचर पे घुमाना है, वो भी लगा होता है। हाँ, जितना सेंट्रीफ्यूज यही यूज होता है। और यहाँ एक ऑन ऑफ बटन लगा रहता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। अब तार भी निकलल होगा और ये तार से प्लग लगल होगा, जो मेन प्लग में ले जाके लगाइएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेंट्रीफ्यूज मशीन का, बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्या करना है? अब अगर सेंट्रीफ्यूज करना है तो मान लीजिए हम अपना थोड़ा सा यहाँ का मांस काटे, टिश्यू टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, और डालने के बाद इसका ढक्कन खोल के इसमें डाल दीजिए। तो जैसे इसमें टिश्यू डाले ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? ये ऐसे झुक जाएगा, नहीं एक पॉइंट पे है तो एक इधर झुक जाएगा, इधर उठ जाएगा, और इसको घुमा दीजिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूज जब भी यूज करते हैं तो बैलेंस करके। अब दो बार, एक बात तो है कि एक जगह डाले तो दूसरों में मांस डाल दीजिए। अब हम मेरा एक के से काम चल जाएगा तो कहला दूसरा में डालेंगे, तो कम से कम पानी डाल के बैलेंस कर दीजिए। और अब इसको गोल गोल घुमाइए। जैसे गोल गोल आप इसको घुमाइएगा लगभग 8000 RPM पे, तो जो टिश्यू होता है सब चिपकल था, तो दो तरह का फोर्स काम करेगा, पिटल फ्यूगल, पिटल फ्यूगल। तो 8000 RPM पे आधा घंटा घुमाओगे तो हर एक सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, सेल सब सेपरेट हो गया, ठीक। अब इसको अगर और ज़्यादा तेजी से घुमा दो, 12000 RPM पे घुमा दीजिए आधा घंटा के लिए, तो मालूम चलेगा इस पे भी पिटल और फ्यूगल लगेगा मेम्ब्रेन पे, बस मेम्ब्रेन को फाड़ देगा। जैसे मेम्ब्रेन फटेगा तो सारा कहानी टेस्ट ट्यूब के अंदर का है, जो न्यूक्लियस है उस सबसे नीचे बैठ जाएगा, जो भारी है उस सबसे नीचे बैठ जाएगा, उससे हल्का, उससे ऊपर, उससे हल्का, उससे ऊपर, उससे हल्का, उससे ऊपर, इस तरह से अरेंज हो जाता है। एक्चुअल में जब ये घूमेगा तो मैंने बोला ये फ्लेक्सिबल है तो ऐसे घूमता है, और जो भारी चीज है वो सबसे दूर, हल्का हल्का, उससे भी, उससे भी, उससे भी। क्या बाबू? अच्छा, हाँ हाँ, अब देखा। तो जो भारी चीज है वो सबसे दूर रहता है, भारी चीज सबसे दूर रहेगा, सेंटर से सबसे दूर। क्या कि गिट्टी घुमाते थे तो गिट्टी सबसे दूर था ना सेंटर से, तो उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, ऐसे अरेंज हो जाता है। तो एक तरह से मास के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम। तो मास डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी आप कह सकते हैं मास का डायरेक्टली है, तो एक्चुअली में ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, डेंसिटी का डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। डिफरेंस के लिए टर्म आता है ग्रेडियंट, डिफरेंस के लिए टर्म क्या आता है? ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी का नाम क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट। जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे, उससे कम डेंसिटी वाला, उससे कम डेंसिटी वाला, उससे कम डेंसिटी वाला, उससे कम डेंसिटी, अरेंज हो जाएगा। नहीं, इस तरह से क्या हो जाएगा? पूरा अरेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ बात और है। अब मान लो सेंट्रीफ्यूज इतना कर लिए, अब इसको हिला दो तो मालूम चलेगा सब मिक्स हो गया, सब मिक्स हो जाएगा। फिर करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूज। अब बार बार कौन करे? इसीलिए
इसमें डाल दिया जाता है सीजियम क्लोराइड। क्या डाल दिया जाता है? सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्या करेगा? एक बार बैंड अगर बन गया, एक बार अगर बैंड बन चुका है तो ये स्टेबलाइज कर देगा उसको। उसके बाद आप मिक्सचर बना भी दोगे तो दोबारा सेंट्रीफ्यूज करने का जरूरत नहीं, आप थोड़ा देर छोड़ दीजिए, अपने जगह पे वो अपने आप आ जाएगा। तो डेंसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, डेंसिटी के डिफरेंस के कारण ये बना। अब देखो ये मोटा है तो पहले तो ये सबसे नीचे है, मतलब इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका कम, इसका कम, इसका कम। मोटा ये बताता है कि इसका अमाउंट ज़्यादा है, उससे पतला है तो कम अमाउंट है, और पतला है तो कम अमाउंट है ना। तो जितना बैंड है ये बताएगा डेंसिटी। अगर मान लीजिए 4 बैंड आया है तो उसमें 4 ही तरह का डेंसिटी वाला चीज़ है। और बैंड का थिकनेस मान लीजिए कि ये इससे डबल दुगुना आ गया इसका थिकनेस। अगर दुगुना आ गया, मान लो इतना मोटा ही आया, तो हम बोल सकते हैं इससे डबल अमाउंट में ही है। अगर यही 4 गुना आता तो हम बोल सकते थे इससे 4 गुना अमाउंट में ही है। तो बैंड का मोटाई बताता है अमाउंट, और नंबर ऑफ बैंड बताता है कि कितने तरह का चीज उसमें है। क्लियर? ये है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो सीजियम क्लोराइड डाल के कौन किए थे? मेसल्सन एंड एस्टॉल। दूसरा बात पे आइए, सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसका। एक चीज और समझना होगा, टिश्यू कल्चर। कोई भी सेल को ग्रो करवाना है नहीं तो क्या किया जाता है? सेल को आप ग्रो करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, एगो पेट्री प्लेट ले लीजिए। पेट्री प्लेट, पेट्री प्लेट समझते हो? नहीं समझते? कांच का प्लेट, पेट्री डिश या पेट्री प्लेट, कांच का, जैसे गोल ऐसा प्लेट होता है और कांच का होता है, बोरोसिल ग्लास का बना होता है ना। तो कांच का प्लेट ले लो, इसमें आप खाना पीना डाल दो। किसका खाना पीना? तो जिस सेल को आप इसमें ग्रो करवाना चाहते हैं, मान लीजिए हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड सारा खाना पीना डाल दीजिए। नहीं, बैक्टीरिया जो भी खाएगा वो आप डाल दीजिए, या जो बैक्टीरिया पसंद करता है वो आप डाल दीजिए। अब मान लो हम इकोला बैक्टीरिया का इसमें डाल दिए तो इसको बोलेगा मीडिया। ये खाना पीना डाले तो क्या कहेगा? मीडिया। खाना पीना में क्या डालेंगे? तो लिविंग के लिए कार्बन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, नहीं ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है, ये सब डाल देना है, जो भी चाहिए डाल देना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडिया। ठीक, मीडिया डाल दो। अब इस मीडिया में एगो सेल ला के कहीं से डाल दो, इसका ढक्कन लगा दीजिए आप। ढक्कन लगा के इसको छोड़ दीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको छोड़ दो। जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको छोड़ोगे ना तो क्या होगा पता है? ये सेल डिवाइड करने लगेगा। ये एगो था तो 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 डिवाइड करते जाएगा। डाले एगो, ग्रो कर गया। इसी को बोला था टिश्यू कल्चर। लैब में हम लोग करते हैं। सेल कल्चर लैब में हम लोग करते हैं। कोई बैक्टीरिया को अगर लैब में ग्रो करना है तो मेथड यही है। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये बैक्टीरिया को जिंदा रखें, लेकिन क्या होगा? ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो खाना पीना खा के एग्जॉस्ट कर देगा, मीडिया को ख़त्म कर देगा। नहीं, लिमिट में आप डालें। तो फिर क्या करना है आपको? फिर से एक पेट्री प्लेट तैयार करो, फिर खाना पीना इसमें डाल दो, और यहाँ से 2-4 गो बैक्टीरिया को यहाँ ट्रांसफ़र करो, ढक्कन लगाओ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनक्यूबेट कर दो। ठीक, फिर जैसे वहाँ से ट्रांसफ़र किए, सेम बैक्टीरिया फिर यहाँ 2-4 गो आया था, अब उसके लिए फूड यहाँ ज़्यादा हो गया। जैसे फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो यहाँ नंबर ही अपना बढ़ा लेगा, खूब बढ़ाएगा नंबर। फिर आप चाहते हो कि सर इसको हम बहुत दिन तक जिंदा रखना चाहते हैं, तो फिर सेम टेक्निक मीडिया, और यहाँ से क्या करेंगे? कुछ सेल को ट्रांसफ़र करेंगे, और जैसे सेल को ट्रांसफ़र कीजिएगा 2-4 गो, तो फिर ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग जनरली ये काम करवाते हैं। बेस्ट ग्रो करता है इकोलाई बैक्टीरिया उसको। तो इसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी कल्चर, मास्टर कल्चर। ये प्राइमरी कल्चर। इसके बाद जो अगले में ट्रांसफ़र किए ये कहलाता है सेकेंडरी। नेक्स्ट जो ट्रांसफ़र करेंगे ये कहलाएगा
प्राइमरी और सेकेंडरी, अब जितना भी करेंगे सब सेकेंडरी ही होगा, टर्सरी इसमें नहीं होता। और ये सबको मिला के बोला जाता है सेल लाइन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी जितना भी कल्चर है सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? सेल लाइन। अब बेचारा बैक्टीरिया क्या खाएगा? जो इसको खाना पीना दिए वही ना खाएगा। जैसे इस बात को आपको समझना है और आसान तरीके से, तो ऐसे समझिए, मान लीजिए चांद पे मेरा महल बना हुआ है, ठीक, हम आप सब लोगों को चांद पे ले जाएं और भाग जाएं, सब मारा जाएगा। दरवाजा का, गेट का तो चाबियां नहीं दिए थे, सब मरेगा। क्यों मर गए? क्योंकि अर्थ का बेसिक रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिला। जिंदा रहने के लिए जो चीज़ चाहिए था वो आपको नहीं मिला, तो मारे जाइएगा। अब मैं सबको लेके जाऊं और उस महल में डाल दूं, और उस महल में मैं क्या करूं? अर्थ पे जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी आपका नीड है, वो सब कॉपी कर दूँ वहाँ। नहीं, सारा चीज़ कॉपी कर दी वहाँ। तो अब जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? अब जिंदा। आपको फीलिंग भी नहीं आएगा कि दूसरे जगह। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करें। मान लीजिए यहाँ से आपको ले गए चांद पे, नहीं, सब बेसिक रिक्वायरमेंट अर्थ वाला दिए, बस खाने के नाम पे बिस्किट दे दो। क्या कि वहाँ खेती कहाँ करेंगे? नहीं, खेती करेंगे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? दिक्कत हो जाएगा। बिस्किट दे दिए खाने के नाम पे। अब सब आदमी, अब दो ही बात है, या तो बिस्किट खा के जिंदा रहो, नहीं तो मरो। तो कोई भी मरना तो चाहता नहीं है, सब बिस्किट खा खा के जिंदा रहेगा। 1 दिन बिस्किट, 2 दिन बिस्किट, 10 दिन बिस्किट, 6 महीना बिस्किट, साल भर बिस्किट, 5 साल बिस्किट, 10 साल बिस्किट, 20 साल बिस्किट खाए। अब 20 साल तक वही थे। अब 20 साल बिस्किट खाली खाए हैं, आपका सेल को निकाल के फाड़ के देखेंगे उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो क्या मिलेगा? जो बिस्किट में न्यूट्रिएंट है वही ना न्यूट्रिएंट मिलेगा, पक्का ना। अब मान लीजिए 20 साल बाद आप लोग को यहाँ लेके आ जाए फिर अर्थ पे, नहीं, अब जैसे यहाँ लाएंगे तो क्या करोगे? बिस्किट खोजोगे, लोग दाल भात पे टूट पड़ेगा। तो और क्या, बिस्किट बन जाएगी, खाएगी बिस्किट। तो चावल दाल इतना दिन से खा रही है तो चावल दाल बन गई है। तो समझा दीजिए। देखिए होता क्या है, एक ही चीज़ खाना खाइएगा ना रोज। एक बार क्या हुआ, गांव गए तो गांव में क्या हुआ था ना, मेरा तालाब से सारा मछली को निकाला गया था, ठीक। मछली को उस समय, बहुत छोटे थे हम लोग, मुश्किल से हमको लगता है 10 साल 12 साल के रहे होंगे, 10-12 साल के। तो तालाब से मछली निकाला गया था। एक्चुअली में तालाब का फिर से कुड़वाया उड़वाया जा रहा था, रिनोवेशन का काम किया जा रहा था। तो बड़ा बड़ा हम लोग के गांव में बड़ा बड़ा नाद था। पहले ढेर सारा गाय वाय रहता था हम लोग के, है ना, नाद, जिसमें गाय को खिलाया जा, नाग नहीं, जिसमें गाय खाना खाती है, उसी में पानी डाल के मछली सबको रखा गया, ढेर सारा में रखा गया था। मछली देखे तो बड़ा खुश हुए, क्या कि रोज मछली। अब क्या हुआ, घर में रोज बनता था मछली, सुबह मछली, दोपहर मछली, शाम मछली, सुबह मछली, दोपहर मछली, शाम मछली। 2-4 दिन तो ठीक लगा, उसके बाद मछली का नाम सुनते तो इरिटेशन आता था, मन करता था कोई आलू तो खिला दो। रोज मछली खा रहे थे, है ना, मतलब एकदम घिना गया लोग खा खा के, पूरा गांव वाला घिना गया खा खा के, इतना मछली था उसमें। तो कहने का मतलब, एक ही चीज़ अगर खाओगे ना, जैसे बच्ची बोली कि बिस्किट खिलाएंगे तो यहाँ बिस्किटें खाएंगे, तो बिस्किट क्या खाएंगे, दूसरा चीज़ खाएंगे, ढेर सारा ऑप्शन यहाँ रहेगा, है ना, खाली बिस्किट क्यों खाएंगे। तो अब क्या है, मान लीजिए दाल भात खाए, सपोज कीजिए आप दाल भात खाए और आपका सेल को निकाल के उसमें न्यूट्रिएंट देखें, तो अब क्या मिलेगा, बिस्किट का न्यूट्रिएंट ज़्यादा, दाल भात का न्यूट्रिएंट कम। फिर दूसरा दिन दाल भात खिला दिए तो बिस्किट का न्यूट्रिएंट कम होता जाएगा, दाल भात वाला न्यूट्रिएंट, यही ना, यही तो है टिश्यू कल्चर। समझ में आया टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर समझ में आया? अब इस दोनों एक्सपेरिमेंट को मिला के मेसेल्सन एंड स्टॉल्क ने एक्सपेरिमेंट किया
और जो बतलाया डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नहीं तो अब मेसल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में हम लोग आते हैं। क्या मिला एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं, अभी पता चलेगा यहाँ पे क्या मिला। हाँ, सेल को ग्रो करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई सेल है जिसमें हम वैल्यूएबल जीन डाल दिए, जीन डाले, पढ़ना है आपको बायोटेक में, जीन डाले तो उस जीन का हमको मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है हमको, मान लीजिए मैंने एक बैक्टीरिया बनाया जो इंसुलिन बना रहा है, तो उसको कल्चर करके ही तो इंसुलिन प्रोडक्शन, ढेर सारा मेडिसिन बनाया जाता है, ढेरों है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक में आएंगे तो डिटेल बात करेंगे इस पर। खैर, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मेसल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने क्या किया, मेसल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, देखो मेसल्सन एंड स्टॉल की जो काम किए थे, एक ठो लिए पेट्री प्लेट, इसमें खाना पीना इकोलाई बैक्टीरिया के लिए जितना चीज़ चाहिए था और जो जो चाहिए था वो सब डाल दिए, सब कुछ डाले, बस नाइट्रोजन सोर्स पे नाइट्रोजन जो देना था, तो नाइट्रोजन नॉर्मल नाइट्रोजन होता है N14, ये शुरू में क्या किए, नाइट्रोजन N15 खिलाए बैक्टीरिया को, वही भात दाल के जगह बिस्किट खिलाए, ज़बरदस्ती खिलाए। नेचुरली वो क्या खाता है, N14 वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N14, लेकिन ये N15 वाला खिलाए। लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट खाएगा नहीं, तो रियल में मीडिया में नाइट्रोजन सोर्स क्या मिलाया गया था, NH4Cl3, NH4Cl3 नहीं, Cl, NH4Cl, एक तो ये मिलाएगा, या नहीं तो NH4NO3, NH4NO3, ये कंपाउंड है नाइट्रोजन देने का कंपाउंड। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, पता है ना, लेकिन हमारा औकात नहीं है कि उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले लें, क्योंकि N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन है जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करता है ना, नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो उसको फिक्स करना होता है। तो खैर यहाँ पे ये दोनों को यूज किए, कौन, मेसल्सन एंड स्टॉल। इकोलाई बैक्टीरिया लिए, इसमें डाल दिए इकोलाई बैक्टीरिया, ढक्कन उक्कन लगा दिए, और हजारों जनरेशन तक इस मीडिया में इसको ग्रो करवा दिया, हजारों जनरेशन। तो ये 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, सोचिए मात्र 10 जनरेशन में ढेर सारा 1024 बन जाएगा। 1 से 2 एक जनरेशन, 2 से 4 दूसरा जनरेशन, 4 से 8 तीसरा जनरेशन, 8 से 16 चौथा जनरेशन, 16 से 32 पाँचवा जनरेशन, 32 से 64 128 256 512 1024, मात्र 10 जनरेशन। और मैं बोल रहा हूँ हजारों जनरेशन ग्रो करवा दिया। अब हजारों जनरेशन के बाद यहाँ से इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को टेस्ट ट्यूब में निकाला और बैक्टीरिया में से निकलवाए डीएनए। क्या निकलवाए, डीएनए निकलवाए, ये डीएनए निकलवा के इसको सेंट्रीफ्यूज किए, इसको गोल गोल घुमाए। तो जैसे सेंट्रीफ्यूज किए तो ये वाला N14 व 15 वाला जो था डीएनए यहाँ आया, बैंड यहाँ बनाया, केवल एक ही बैंड बना था। यहाँ ध्यान दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो एक्सपेरिमेंट डीएनए, ये है बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया का ये है डीएनए, और ये डीएनए का बैंड जो बनाया, सेंट्रीफ्यूज किया तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए नहीं तो बहुत टफ एक्सपेरिमेंट है इनका, आसान नहीं है, दिमाग अभी हिला देगा। अभी नहीं हिला है, अब हिलेगा। और दूसरा है, अगर पढ़ना हो, आप चाहते हैं मेडिकल कम्पीट करें, सब बच्चे को बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के अगल बगल में बैठना ही नहीं है। जिस दिन से बैठना छोड़ दीजिएगा, पर डे आप मेडिकल कॉलेज के नज़दीक जाइएगा।
उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्या होगा कि दोस्तों के साथ बैठिएगा, अब दोस्त है तो कुछ ना कुछ लेक्चर्स के बीच में कुछ बोल देगा या बोल देगी। अब बोल दी तो क्या हो जाएगा, आप रिएक्ट कीजिएगा, दोस्त है, नहीं रिएक्ट कीजिएगा तो मुंह कान फुला के बैठल रहेगी। नहीं कि क्लास में पूछा तो नहीं बताई, तुम जाओ, तुमसे बात नहीं करेंगे, मुंह कान फुला के बैठ जाएगी। तो मजबूरन क्या होगा, आपका लेक्चर पर से ध्यान हटेगा, और जहाँ ध्यान हटा खेला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना है। अब मोबाइल लेके तो और नहीं। ना मोबाइल लेके और नहीं, मोबाइल एकदम सामने होना ही नहीं चाहिए अगर रियल में पढ़ना है। तो पढ़ाई करना है तो यहाँ तो आपको मोबाइल रखने नहीं दिया जाता है। 2 घंटा, 2 ही घंटा मिलता है ना इस हॉस्टल में। बस नियम है। नहीं सर बता रहे थे तो बताया तो हम बड़ा खुश हुए कि ये तो अच्छी बात है। दो घंटे ये अगर देखिए अगर नहीं भी लिया जाए ना, अगर मान लीजिए कभी सर भूल गए, अपने से पहुंचाओ फ़ोन। खुद से फ़ोन दे दीजिए, 1 घंटा मात्र लीजिए। अगर मोबाइल नहीं रहेगा ना तो आप जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, गारंटी। अगर मोबाइल आप रखे हैं, मोबाइल लैपटॉप टैब, तो आप कंप्लीट कीजिएगा कि नहीं उस पर क्वेश्चन मार्क है ना। मोस्टली लड़का बर्बाद हो जाता है, लड़की बर्बाद हो जाती है मोबाइल रखने से, टैब रखने से, कंप्यूटर लैपटॉप। मैं एक बच्चे का बता रहा हूँ, मेरा ही स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ, एकदम धांसू स्टूडेंट, धांसू, ठीक। 11th बड़ा बढ़िया पढ़ा, 11th में हमेशा टॉप किया, उसको देखते थे तो लगता था एकदम मज़ा आ जाएगा, बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे 12 में आया ना तो हमसे एक दिन पूछता है, सर लैपटॉप लेना है, कौन सा लैपटॉप लें। नहीं क्या कि मेरा आदत है हमेशा लैपटॉप लेके ही चलना, लैपटॉप में नोट्स तो और बहुत सारा काम होता है। तो पूछा हमसे, तो हम बोले कौन लेगा, तो सर हमको लेना है। मैंने उसको मना किया, मत लेना, मत लेना। तो बोलता है नहीं सर अब तो पापा को बोल के पैसा मंगवा लिए हैं, पापा ज़मीन बेच के पैसा दिए हैं। जो भी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है तो ज़मीन गांव में बेचेगा तब ये पैसा देगा, कहाँ से देगा 40,000 50,000 गार्जियन, लैपटॉप लीजिएगा तो बोला सर अब तो थकूच देंगे हमको, ज़मीन भी बिकवा दी, अब तो लेना मेरी मजबूरी है। तो बोले लो, लेकिन लैपटॉप लेके घर भेज देना। कहता सर फंसाने वाला बात कर रहे हैं, लैपटॉप लेके घर भेजेंगे तो और कूटेंगे कि जब काम ही नहीं था तो हम तो बहुत तंग करके लिए हैं। तो बोले तब जाओ ले लेना जो ठीक लगे, जाके ले लिया। कुछ ही दिन हुआ था, मुश्किल से 20 दिन बाद हमको बोलता है ना, सर मेरा लैपटॉप आप लेते जाइए ना। हम बोले हम क्यों ले जाएं, तुम्हारा लैपटॉप है तुम जानो। हम बोले क्यों, क्या हुआ। कहता है सर जिस दिन से लैपटॉप लिए हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा स्टूडेंट का बता रहा हूँ, JNV का स्टूडेंट, नवोदय का। और नवोदय में वैसे भी धांसू सब आता है, 10th के बाद 10th तक बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है JNV में, है ना। धांसू बंदा था तो एकदम बोला, हम बोले हम नहीं लेंगे, हम क्यों लेंगे तुम्हारा लैपटॉप। मान लो हम रखे, चोरी हो जाए, टूट जाए, कुछ भी, तो कल के ब्लेम करेगा ना कि सर आपको दिए थे रखने, हम क्यों रखे, तो अपना घर बेचो, चाहे जो जिसको देना है। तो मैंने नहीं ले गए, बेचारा डर से घर नहीं भेजा, है ना। पूरा 12 क्रश हो गया वो, रिजल्ट तो छोड़ो, 12 पास करने पे उसका लाला आ गया। और सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और टैब, उसके पास तो खैर मेनली लैपटॉप। जब एक दिन पूछे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो बोलता है सर जैया से लिए सोचे थे पढ़ेंगे, एक को दिन नहीं पढ़े हैं। होता क्या है, कभी कोई फ्रेंड आ जाता है मूवी लेके कि चलो ना बढ़िया मूवी लाया है, लॉज में रहता था हॉस्टल में, लगा के बोला पूरा हॉस्टले वाला रूम में आ जा रहा है और सब मिल के खूब मूवी देख रहे हैं, पढ़ने देता ही नहीं। अगर नहीं भी पढ़ते हैं, बोले लैपटॉप दे दो, अगर कोई आता है मूवी देखने तो लैपटॉप दे दो। कहता है सर 40-50 हज़ार का लैपटॉप है,
तो देने में अखरता है, पता नहीं कैसे हैंडल करेगा, तो मजबूरन उसके साथ हमको जाना पड़ जाता है कि हम छूछा नहीं देते हैं उसको। तो क्या है कि मूवी या तो रूम में दिखाओ या नहीं तो दूसरे के रूम में, बस खेला गड़बड़ा गया। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी लेते हैं ना, compete करना है, टाइम पे मोबाइल लीजिए, यूज़ कीजिए, रख दीजिए। मोबाइल को आप यूज कीजिए, न कि आपको मोबाइल यूज कर ले। मोबाइल को आप यूज कीजिए, न कि आपको मोबाइल यूज कर ले। मोबाइल साथ में नहीं रहेगा तो कोई फ्रेंड मैसेज नहीं करेगा, कोई फ़ोन नहीं करेगा, तो दिमाग भटकेगा भी नहीं। और आजकल मोबाइल में बहुत सारा ऐसा कंटेंट आएगा कि आपका दिमाग भटकाएगा। जिस एज में आप लोग हैं, आराम से भटका देगा। थोड़ा देर रील्स को ही देखिए ना, उसी में तो लगेगा 1 आध घंटा कब निकल गया पता नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे देखिए नॉर्मल, अभी मैं एक सीनेरियो दिखाता हूँ। ईमानदारी पूर्वक बताइए, 2-4 बच्चे से पूछते कितना देर आप मोबाइल यूज करते हैं 24 घंटा में? ईमानदारी पूर्वक। नहीं है 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी तो होगा। एक आइडिया बताइए। 2 घंटा। चलिए एक उधर से पूछ लिए, एक आप बताइए, जितना भी देर हो। नहीं बताइए जल्दी। एक चीज़ दिखाऊंगा अभी, अंदाज़ा लगा रहे हैं आपका मतलब सब बच्चे का कि कहाँ गड़बड़ कर रहा है। जल्दी बताइए। 2-3 घंटा। चलिए एक आगे से भी ले लें, आप बता दो बच्चा। फ़ोन नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है, जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। आप बताइए, किसी के पास नहीं है वहाँ? कितने देर? 2 घंटा। चलो एक और, आप 2 घंटा, एवरेज 2 घंटा मान लें। आज का बच्चा आप ही का डेटा दिया हुआ है, 2 घंटा पर डे आपने बर्बाद किया है मोबाइल देख के। क्या 1 साल में आपने कितना किया? तो 365 दिन में 65 दिन छुट्टी मान लो, 300 से गुना कर लो, 600 घंटा। 11-12 में 2 साल मतलब 1200 घंटा आपने मोबाइल देख के बर्बाद कर दिया ना। अपने लाइफ का 1200 घंटा आप बर्बाद किए हैं। तो ये 1200 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़े रहते तो आपको क्या लग रहा है? 1200 घंटा अगर एक सब्जेक्ट पे दे दे तो पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बायोलॉजी पे अगर 1200 घंटा दे दो ना, तो आपका पता है कितना क्वेश्चन बन जाएगा? 90 का 90 क्वेश्चन बनेगा। कहाँ जा रहे हैं आप देख लीजिए आपके सामने। और 90 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं? 360 नंबर, 360 नंबर आप ला सकते थे जो आपका नहीं आएगा। इसमें इतना ला सकते थे जो नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल देख रहे हैं आप। अब कंपीट करने के लिए कितना चाहिए? ज़्यादा नहीं, अब 600 प्लस में चलना पड़ेगा। तो मोटा मोटी कितना और चाहिए? 600 में अगर 600 मान लो, 615 में घटा दो 360, या 20 में ही घटाओ ना। चलो 20 सेफ ले लेते हैं। 620 में 360 घटाए, कितना आया? 260 नंबर और ऐड कर लीजिए, आपका रिजल्ट। तो 2 घंटा पढ़ाई भी तो कीजिएगा। ये तो 2 घंटा, ये देखें 2 घंटा जैसे अभी आप पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें इतना नहीं आएगा। तो मोबाइल छोड़ दो तो रिजल्ट, मोबाइल छोड़ दीजिए रिजल्ट। और अगर मोबाइल पकड़ के रखे हैं तो ये खेला गड़बड़, तो कहाँ पे आके अटक जाइएगा? समझ में आया? आपके सामने आप ही का बताया हुआ डेटा है। 1200 घंटा मायने रखता है जो आपने बर्बाद किया 2 साल में 11-12 में खाली। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, अगर इसको बचा लीजिए ना तो तुरंत रिजल्ट। जो बंदे के पास मोबाइल नहीं है वो सब रिजल्ट फटाफट देता है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। और मोबाइल रहेगा ना, मोबाइल का और भी ड्रॉबैक है 1-2। क्या है? मोबाइल रहेगा तो नंबर कोई ना कोई, जैसे गर्ल्स है तो बॉयज़ को मिल जाएगा, बॉयज़ है तो गर्ल्स को। अब नंबर मिल गया तो मिस कॉल शुरू में। फिर धीरे धीरे क्या है कि गर्ल्स है तो बॉयज़ से बात करने में अच्छा लगेगा, बॉयज़ है तो गर्ल्स से बात करने में, जो जिस एज में आप लोग हैं अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। घंटों बतियाइएगा, तब वो 2 घंटा कब आपका 5 घंटा बदलेगा। प्लस क्या है, आए थे पढ़ने, पढ़ाई छोड़ के सब काम हो रहा है, पढ़ाई छोड़ के सब काम करने लगेगा।
तो मोबाइल के कारण ना, मोबाइल नहीं रहेगा तो सब काम से बच जाइएगा ना, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। तो ये सब भी फ़ायदा है मोबाइल न रखने का। मैं ये नहीं बोलता हूँ 100% छोड़िए, एक आध घंटा लीजिए, 1 घंटा 24 घंटा में बतियाइए, बाकी मोबाइल जमा कर दीजिए जगह पे कि रखिए सर। और नहीं ले रहे हैं सर, स्विच ऑफ, घर में बोल दीजिए कि अगर कुछ इमरजेंसी है तो ऑफिस वाले को पे कांटेक्ट करें, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, हम पढ़ाई करते हैं। एक लाइन में बोल दीजिए कि 6 से 7 या जब भी आप लेते हैं 1 घंटा खोलिए ना, 1 घंटा में देख लीजिए दिन दुनिया में क्या हुआ है। 1 घंटा काफ़ी है। ऐसे 1 घंटा भी नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आप लोग अब 12 में हैं, लेकिन 1 घंटा भी यूज किए तो बहुत है। तो ये सब ध्यान रखिए। खैर चलिए, इधर बता रहा था मैं, तो इधर बताया मेसेल्सन एंड स्टॉल में क्या बताया, सेंट्रीफ्यूज किया। अब देखो एकदम बोर्ड पे नज़र रखना, बैक्टीरिया निकाले, उस इसी बैक्टीरिया का ये क्या है, डीएनए निकाले, और डीएनए निकाल के जब सेंट्रीफ्यूज किए तो यहाँ आ गया। और इन्होंने क्या किया अगला स्टेप में, एकदम बात बिल्कुल नहीं, इसको अगर हम टेढ़ा करके दें तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया तो मेसेल्सन एंड स्टॉल्क ने क्या किया, इसको बोला 0 जनरेशन, इधर लिखा 0 जनरेशन। और इसका जब ग्राफ बनाया गया मेसेल्सन एंड स्टॉल्क, तो ऐसे ग्राफ बना, ये बना दिया। सारा चीज़ एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब कंप्लीट करूँगा तब समझ में आएगा, अच्छा ये ग्राफ का क्या मतलब था। ठीक, पहला एक्सपेरिमेंट यही किए थे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किए, खाना पीना लिए, पेटी प्लेट लिए, इस बार नॉर्मल मीडिया डाले, मतलब N14 डाला गया, चांद पर से ले आया अर्थ पे नहीं, और इसको खाना पीना में बैक्टीरिया वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ से कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर दिया, और मात्र 1 जनरेशन ग्रो करने दिया। तो 1 जनरेशन में क्या होगा, 1 डाला था तो 2 होगा, 100 डाला था तो 200 होगा, नहीं ढक्कन उक्कन लगा हुआ रहेगा, ये सब अंडरस्टूड है। अब यहाँ से फिर इस बैक्टीरिया को सेम चीज़ निकाला गया, और यहाँ से मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि डीएनए निकाल लिया बैक्टीरिया का, डीएनए, और डीएनए निकाल के अब सेंट्रीफ्यूज किया गया। तो देखो कहानी क्या हुआ, पहले ये यहाँ आया था तो ये दाग मार दे रहा हूँ, यहाँ पे था पहले वाला, इस बार जो आया ये थोड़ा ऊपर आ गया, इस बार जो बैंड आया था उतना ही बड़ा बैंड आया, लेकिन जहाँ पहले था उससे उतना ही मोटा बैंड थोड़ा ऊपर आ गया, ऊपर घसक गया। और जब ग्राफ बनाया गया इसका इस तरीके से, तो पहले वाला बैंड यहाँ था, उससे आगे घसक गया है बैंड, और जब ग्राफ बनाया गया इसी को बोला गया था फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन नहीं, इसका ग्राफ, तो पहले ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किए थे, पहले वाला थोड़ा इधर शिफ्ट कर गया, ग्राफ का लेंथ पिक उतना ही था, इसी को पिक को छोटा कर देते, ठीक, जितना हाइट सेम हाइट का। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड एक्सपेरिमेंट में मेसेल्सन एंड स्टॉल्क ने जो किया, तीसरा नंबर का एक्सपेरिमेंट, फिर क्या लिया, पेटी प्लेट, खाना पीना ले लिए, फिर N14, अब जितना भी ग्रो होगा सब किस में ग्रो करेगा, N14 मीडिया में, और ऊपर से ट्रांसफ़र किया गया, कौन, ये बैक्टीरिया को यहाँ से लाया गया और यहाँ ट्रांसफ़र, और इस बार 2 जनरेशन तक ग्रो करवाएगा। 1 को डालेंगे तो 1 से 2, और दोबारा करेगा तो 2 से 4, अगर 100 डाले तो 100 से 200, 400, 400 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैक्टीरिया जो ग्रो किया सेकेंड जनरेशन तक, फिर इसको निकाला गया सेम चीज़ डीएनए, अब सेंट्रीफ्यूज किया गया। अब देखो यहाँ से खेला हो गया, सेंट्रीफ्यूज जैसे किया तो यहाँ ये जो बैंड था, ये बैंड जहाँ था वहीं आया, पहले वाला बैंड यहाँ था, उससे ऊपर जो जहाँ था वहाँ आया, और इसके ऊपर भी एक और बैंड आ गया था, एक बैंड इसके ऊपर आ गया, ठीक। अब क्या किया गया, जब इसका ग्राफ बनाया गया, यहाँ पे इस तरह से टेस्ट ट्यूब डाला गया, तो पहले वाला यहाँ था, इसके ऊपर बैंड आया है, 2 को बैंड आया है, एक ये और एक इससे सटा हुआ तकरीबन उसी के बराबर उतना ही मोटाई का बैंड आया। और जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो इसको हम लोग बोले सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। और ग्राफ जो बनाया गया, तो जो ये ग्राफ आया था, ये ग्राफ सेम आया,
और ए गो इधर आ गया, 2 गो बैंड आया तो 2 गो ग्राफ अलग अलग आया उसका। चौथा नंबर एक्सपेरिमेंट फिर क्या किए, सेम यही पेट्री प्लेट लिए, खाना पीना डाल दिए, यहाँ से फिर से ट्रांसफ़र करवाया गया, इस बार थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन। तो 1 डालेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ढक्कन लगा हुआ रहेगा। नहीं, यहीं से क्या किया, बैक्टीरिया निकाला, उसका डीएनए निकाला गया। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अब यहाँ देखो, जो एक बैंड जहाँ आया था, ये जो आया था, ये यहाँ आया था पहले, ये दोनों सेम सेम, यहाँ भी सेम आया, सेम ही था। लेकिन इसके ऊपर जो बैंड आया था ना बच्चों, वो इससे 3 गुना बड़ा बैंड आ गया था, 3 गुना बड़ा। और यहाँ पे जब अब ग्राफ बनाया गया इसका, अब इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ जैसे बनाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये थर्ड जनरेशन, तो एक तो ये जो आया था, जो जहाँ आया था वहीं आया, उतना ही बड़ा आया, लेकिन दूसर का इससे 3 गुना बड़ा आया। ये एक्सपेरिमेंट था मेसल्सन एंड एस्टॉल का। अब कहोगे सर क्या हुआ, कुछ बुझाया तो नहीं, कुछ बुझाया तो नहीं। देखिए इससे मैं बनाता हूँ, मेसल्सन एंड एस्टॉल क्या यूज किए थे, N15, मैं उसको ग्रीन से कर लेता हूँ, ठीक है। N15, तो शुरू में खाली N15 मीडिया खिलाया गया था, तो बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होगा, 15 वाला, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, 15 15, तो दोनों 15 वाला होगा, तो 15 15, तो भारी होगा तो नीचे होगा, जो कि नीचे बैंड आया था। तो ये 15 मीडिया, तो मैं 15 को ग्रीन से दिखा देता हूँ, 15 वाले को ग्रीन से, ये दोनों डीएनए है 15 वाला, क्या कि 15 खिलाए थे। फिर अगला जनरेशन में ये क्या किए, क्या खिलाने लगे, 14 वाला, तो एक स्टैंड पुराना 15 वाला, इसी के ऊपर नया स्टैंड आया जिसको व्हाइट से दिखा देते हैं 14 वाले को, ये 14 14, तो हम यहाँ लिख देते हैं 14 14 व्हाइट वाले में, और ग्रीन वाले में क्या लिखेंगे, 15 15। तो देखो, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, पहले देखो 15 15, मान लो 15 ग्राम 15 ग्राम, तो 30 ग्राम, तो 30 ग्राम भारी होगा, तो ये नीचे आया था। लेकिन इसका जो आया, ये कहाँ आया, ऊपर, क्या कि 15 ग्राम और 14 ग्राम 29 ग्राम ना, हल्का हुआ तो क्या आया, ऊपर उठ गया, तो वही ऊपर उठ गया था, ऊपर उठा हुआ था, ऊपर उठा हुआ था। क्लियर है। अगला नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने क्या किया, फिर ये 15 वाला, यहाँ भी 15 वाला, नहीं, और ये 14 वाला, और ये भी 14 वाला, 14 14, व्हाइट को हम किससे दिखा रहे हैं, 14 से। अब इसको ग्रो करवाए थर्ड जनरेशन तक, तो क्या खिलाए थे, 14, तो अब नया स्टैंड जो बनेगा वो कैसा वाला बनेगा, 14 वाला ही ना बनेगा। तो जरा गौर कीजिए, गौर करने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात ये है, देखो यहाँ देखो N15 14 15 14, यहाँ भी 15 14, ये 15 14 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसीलिए जो ये आया था सेम ये आया, लेकिन 2 गो एक्स्ट्रा आया, 14 14 14 14, 28 हुआ, तो और ऊपर आया ना। क्लियर हो रहा है। इससे इसको बनाया गया था, इस फिगर को, और फिर अगला जनरेशन में फिर ये सेपरेट होगा, सब फिर सेपरेट होगा, तो क्या होगा, सेपरेट होगा। तो देखो देखो देखो, बोर्ड पे नजर रखना, ये 15 वाला फिर यहाँ एगो आया, 15 वाला फिर इसमें आया, नहीं, अब देखो इसके ऊपर क्या दिए थे, 14 वाला इसमें भी दिए हैं, 14 वाला। तो देखो पहले तो ये पुराना स्टैंड, पुराना स्टैंड, पुराना स्टैंड, पुराना स्टैंड, पुराना स्टैंड, पुराना स्टैंड, और सब के ऊपर क्या ग्रो करेगा, 14 14 14 14 14 14 14 14। लेकिन गौर करो, गौर करो, गौर करने वाली बात है, क्या गौर करने वाली बात है, यहाँ देखो 15 14 वाला डीएनए ये था, 2 गो इसमें था, 2 गो इसमें है, 2 गो यहाँ भी तो है, इसीलिए ना ये कांस्टेंट हुआ। लेकिन 14 14, 1 2 3 4 5 6, यहाँ था 2 गो, तो ये 2 गो था, तो 3 गुना ज़्यादा, इसीलिए 3 गुना ज़्यादा बैंड आया था, मोटा। क्लियर है। इस एक्सपेरिमेंट को करके ऐसा ग्राफ बना के इसको बनाया गया था, ये फिगर। अब हम लोग इतना नहीं करते, डायरेक्ट इस पे बता देते। ये बात प्रूफ किसने किया था, मेसल्सन एंड एस्टॉल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 जनरेशन, इसको फर्स्ट,
इसको सेकेंड, इसको थर्ड। देखो थर्ड जनरेशन तक किए थे ना, कहीं लिखे थे थर्ड जनरेशन। आपको बोलेगा मेसल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में थर्ड जनरेशन में N15 बाय N14 रेशियो क्या होगा, जल्दी से निकाल के दिखाओ। तो जरा गौर करो, 15-14 रेशियो पूछा, कहां पूछा, थर्ड जनरेशन में पूछा 15-14। तो देखो 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 15 वाला यहां भी दूगो था, जीरो में दूगो स्टैंड है, यहां भी कैगो है, यहां भी कैगो है, इसमें भी कैगो है ना। तो इसका मतलब 15 वाला तो हमेशा कांस्टेंटे रहेगा, कैगो रहेगा, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। दो गो क्या डीएनए स्टैंड, डीएनए का क्या स्ट्रैंड, आपको पता करना होगा 14, लेकिन पूछ किस रहे हैं, थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन कितना होगा, 6 से होगा। चलो बना लो थर्ड जनरेशन। देखो 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 इसी में गिना देते हैं, थर्ड जनरेशन ये ना है। तो 15 वाला तो दूगो कांस्टेंट, लेकिन 14 वाला कितना है, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना आया, ये कितना है 14। रेशियो पूछ रहा था तो क्या होगा 2/14, 1:2। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो जल्दी से बना के दिखाओ। सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा भाई, आपको बताना है N14/N15 रेशियो, कहां बताना है, सेकेंड जनरेशन में। जल्दी बनाओ, फास्ट बनाओ, फास्ट, तेजी में बनाना है बुतरू। सेकेंड जनरेशन, तो देखो अब कैसे बनाएंगे। अब या तो आपके पास नहीं है तो आप दिमाग से बनाइए कि ये 15 है, ऐसे ऐसे करते जाइए, इसके ऊपर एक जीरो जनरेशन, एक जनरेशन, फिर ऐसे ऐसे करके बनाओ। मेरा यहाँ बना हुआ है तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। सेकेंड जनरेशन ना, तो 15 तो दूगो फिक्स है, लेकिन ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, तो 2, 14 वाला कितना हो गया 6, 15 वाला कितना हुआ 3:1। आसान है, ऐसे ऐसे खींच खींच के बना लोगे। चलो जल्दी से बनाओ। 8 जनरेशन में देखे कौन बनाता है। अब देखो इसका टेक्निक बताएंगे कैसे बनाएंगे, पहले कोशिश कर लो, पहले कोशिश कर लो। 8वां जनरेशन में तो 0 जनरेशन में 1, नेक्स्ट में 2, ऐसे कर करके बाहर आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा कॉपी भर दीजिएगा, नहीं बनेगा, बना लो, बन जाएगा तो बनाओ। देखिए कैसे बना रही है, 8 जनरेशन करते करते भुला जाएगी। करो, 1 मिनट से भी कम टाइम रहता आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए। हो गया ना लेंदी, 5 जनरेशन में हार गए। हाँ, ये तो 8 जनरेशन दी है, वैसे करके बनाते रहेगी ना बहुत टाइम लग जाएगा। देखो देखो कैसे बनाएंगे इसको, आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका। 8 जनरेशन, एक और डीएनए लेंगे तो ये 0 जनरेशन था ना, तो डीएनए बना रहे हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, कितना जनरेशन हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरेशन में कितना डीएनए 256 क्या है डीएनए। तो स्टैंड कितना होगा 256 मल्टीप्लाई 2, डीएनए स्टैंड डबल होता है ना, तो कितना हो जाएगा 512 डीएनए का क्या होगा स्ट्रैंड। 512 में 2 को 15 वाला, बाकी 14 वाला। अब बनेगा 14 वाला कितना हो जाएगा 512 में 2 घटा दो 510,
और 2 को 15 वाला 2 भागा दे दो, जो आएगा वही आंसर है। देखिए, तो दिमाग लगाइए, उसको ऐसे फिगर बनाने जाइएगा तो नहीं समझे। कहाँ दिक्कत है बताइए ना, हम बताते हैं। 512 के बाद 512 क्या है, डीएनए ना है, तो डीएनए में 2 स्टैंड रहता है ना बच्चा, और 15 वाला 2 ठो तो हमेशा कांस्टेंट था। 15 वाला देखो 2 गो यहाँ था 0 में, 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, तो उसमें घटाओगे ना, तो जैसे घटाएंगे तो 512 में 2 15 वाला, तो 510 बचा रेस्ट, तो 510 15 वाला। कितना भी जनरेशन दे बना लोगे? जल्दी से बताओ। 4th जनरेशन में आपको बताना है N15/N14 रेशियो 4th जनरेशन में। N15/N14 रेशियो 4th जनरेशन। गलत। 4th जनरेशन बोले बना सबका। वन बाय 1:7। कुछ लोग गलती किए हैं लगता है। देखो क्या गलती हो रहा है, देखो देखो देखो। फिर क्या करेंगे, एक डीएनए, ये डीएनए है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा अगला जनरेशन, 2 से 4 डीएनए, 4 से 8, 8 से 16 डीएनए। कितना जनरेशन? 1 2 3 4, यही ना 16 डीएनए है, तो गुना 2 करो ना, 32 क्या डीएनए का स्ट्रैंड आया। इसमें से 15 वाला कौन होगा? 2 ठो होगा, तो इसमें तो 2 ठो क्या होगा? N15 होगा, तो घटा दोगे तो 30 आया। तो यहाँ पे क्या पूछा था? 15, तो 15 कितना आया? 2, 14 कितना आया? क्या आंसर आएगा? 1:15 या 1/15। देखिए आप लोग गलती क्या किए, डबल किए ही नहीं सर, गलती हो गया। समझ में आया? बनेगा अब और दें तो बनाइए N15/N14 रेशियो बनाइए 6th जनरेशन में। पूछना है, बताना है N15/N14 रेशियो 6 जनरेशन, 6 जनरेशन। मेसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट अच्छे से आया समझ में? पहले बना लो तब पूछते हैं। अब मुझे नहीं पता है कितना आएगा, रट्टा थोड़े मार के रखे हैं। बन गया सबका? 1:63। कितना? सबका वही आया? तुम्हारा बच्चा नहीं आया? आया सबका? तब सही होगा। अगर सबका एक ही आंसर आ रहा है तब सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 6 जनरेशन तो देखो 4 जनरेशन तक यहाँ लिखा हुआ था, तो मैं इसी में कर लेता हूँ। 4th के बाद आगे बढ़ाएंगे, 5th जनरेशन तो क्या होगा? 32, और 6 जनरेशन में 64, मल्टीप्लाई कर दो 2, इतना स्टैंड आएगा, तो 128 डीएनए का क्या आया? डीएनए का स्टैंड। और 128 डीएनए के स्टैंड में 2 स्टैंड फिक्स है, 15 ही होगा, तो 15 वाला तो 2 फिक्स ही है, 14 वाला 126, इसको काट दीजिए 163, यही आएगा। आया समझ में आया? मेसल्सन एंड स्टॉल नाइट्रोजन में क्या यूज किए थे? N14 और N15। बैक्टीरिया कौन यूज किए थे? ईस्चेरेसिया कोलाई या ई कोला बैक्टीरिया का यूज किए थे, और कैसे कैसे किए सारा बात आपको बता दिया। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये बात मेसल्सन एंड स्टॉल तो बताई। बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे, कॉरेंस, जॉन कॉरेंस, उन्होंने भी इस बात को बतलाया। उन्होंने क्या बतलाया था? रहने दे,
चलिए तो अगले क्लास में उसको बताएंगे। हाँ स्कैनर, स्कैनर ले लो, स्कैनर दे रहे हैं, स्कैन कर लीजिए, सारा नोट्स मोबाइल में आ जाएगा। आ रहा है। एरर आ गया। क्या बात है, बार बार एरर आ रहा है। तब फोटो खिंचवा देंगे सब। एक काम कीजिए, फ़ोटो खींचिए 7654321, फटाफट खींचिए। पहला यही पढ़ाया, तेज़ी में करो, तेज़ी में। हटाऊँ? नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। फिर से करके देख लेते हैं एक बार, शायद आ जाए। देखिए आता है कि नहीं। एरर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, फ़ोटो ले लिए ना, काम चल जाएगा आप लोग का।